वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई टू ऑल ऑफ यू जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं। मैं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ। उन सब चैप्टर्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सेकेंडली मैं अपने चैनल पे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा चुकी हूँ। तो इफ़ यू वांट टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस तो वो भी आप मेरे चैनल पे से जाके देख सकते हैं। तो फर्दर ऑन मैंने अभी तक मनी एंड बैंकिंग चैप्टर कंप्लीट करा दिया, हम BOP कर रहे हैं। एंड आई मेक श्योर कि विद इन 15 डेज आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वन थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट बोर्ड पे यहाँ पे जो ये नोट्स है उससे भी ज़्यादा डिटेल नोट्स, आई नो लॉकडाउन चल रहा है, आप सब बच्चों को नोट्स की ज़रूरत है और हमेशा बच्चों को नोट्स की नीड होती है। तो नोट्स की आपको टेंशन नहीं लेनी है। आई हैव मेड नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है जो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं इन्हें अपनी ब्लॉग साइट पे अपलोड करूंगी तो आप वहां से जाके मेरे नोट्स में से अपना काम उतार सकते हो। स्क्रीनशॉट लो, अपने कॉपी में लिखो, प्रिंट आउट निकलवाओ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आपको नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, वो आपको मेरी ब्लॉग साइट से मिल जाएंगे। ब्लॉग साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी हो, इको की, पॉलिटिकल की, इंग्लिश की, आप किसी भी क्लास में हो, 10th 11th 12th, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हो। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ID को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा काफी आसान चैप्टर है। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट मैं जो लेवल है वो उसको इजी से स्टार्ट कर रहे हो। देखो आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही चढ़ सकते हो। ऐसा मत करना कि डायरेक्ट नेशनल इनकम खोल के बैठ जाओ। क्यों? ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट है। नेशनल इनकम चैप्टर, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें आपको इकोनॉमिक टर्म्स आएंगे जिनके बारे में तुम्हें पता नहीं होगा। इसलिए हमने पहले मनी पढ़ा थोड़ा इजी, फिर बैंकिंग पढ़ा, आज BOP पढ़ेंगे, फिर Forex पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम। तो लेट्स स्टार्ट नेशनल इनकम। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपल सा एक अकाउंट है। आपके घर में आपके पापा की शॉप है, आपके पापा कोई फर्म में काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, सबका एक ना एक अकाउंट होता है। सब लोग ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से अगर कोई पैसों का लेन देन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको तुम्हें नोट डाउन करके तो देखो रखना ही पड़ेगा। बैंक में अकाउंट है, हर चीज का खाता होता है, हर चीज का हिसाब होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा खाता है या एक ऐसा अकाउंट है जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को देखता है बिटवीन द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि एक कंट्री के जितने भी रेजिडेंट्स है, रेजिडेंट्स कौन होते हैं? कंट्री के, जो लोग कंट्री के अंदर रह रहे होते हैं, उनके बीच में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब क्या? इंडिया के अमेरिकन के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं या यूरोपियंस के साथ जितने ट्रांजैक्शन होते हैं, फर्दर ऑन एशिया की कितनी भी कंट्रीज के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन मतलब क्या है? पैसों का लेन देन। कुछ सामान खरीदा, कुछ इन्वेस्टमेंट करी, कुछ सर्विसेज मंगाई, कोई टेक्नोलॉजी खरीदी, वो जितना भी लेन देन होगा उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट में लिखते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको सिंपल समझ में आ जाएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, हर एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, मैं कौन हूँ? रेजिडेंट हूँ इंडिया के, आप कौन हो? रेजिडेंट ऑफ इंडिया के। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और पूरे देश के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंट। इंटरनेशनल अकाउंट क्यों? भाई सही बात है, जब पूरे वर्ल्ड के साथ के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि इंटरनेशनल अकाउंट है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कई बार हम रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड नॉन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि जो बाहर के देश के लोग हैं वो हमारे लिए कौन है? वो हमारे लिए नॉन रेजिडेंट्स है, तो इसलिए कई बार नॉन रेजिडेंट भी लिख देते हैं। अब आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट है, आपके सिलेबस में नेक्स्ट है उसके कंपोनेंट्स की। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट में क्या क्या आता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स ये होते हैं। यहाँ पे देखो, इधर देखो, एक होती है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी कि मेरे को आईफोन खरीदना है पर मैं चाहती हूँ यार दुबई में सस्ता मिल रहा है, मैं तो दुबई से मंगाऊंगी, तो मैंने दुबई से आईफोन मंगाया, आईफोन मेरे हाथ में आ गया, विजिबल है, मैं अपनी आंटी और चाची को दिखा सकती हूँ कि देखो मैंने दुबई से आईफोन मंगाया। तो दिस विल कम अंडर द विजिबल इंपोर्ट। ठीक है,
अब हमारी कोई कंपनी है, मेरी कोई ऑर्गेनिक फूड की कंपनी है, मेरे से एक यूरोप की कंट्री ने, समझ लो आपकी फ्रांस से मेरे से एक कस्टमर ने कुछ फ्रूट्स मंगाया, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, मैंने उसको भेज दिए, तो वो क्या आएगा, वो विजिबल एक्सपोर्ट में आएगा। वो उसके पास फ्रूट आ जाएंगे, वो खा लेगा, उसे अच्छे लगेंगे तो दोबारा मंगाएगा। तो ये क्या हुआ, विजिबल एक्सपोर्ट। इसमें गुड्स का लेन देन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, विजिबल। दिखाई दे रहा है, आईफोन आया दिखा, फ्रूट गए उसको दिखे, दीज आर विजिबल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे बीओपी के, बीओपी में जो आता है वो है इनविजिबल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इनविजिबल, इसमें चीज का लेन देन होगा बट वो दिखाई नहीं देगा, इसमें मेनली सर्विसेज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई सर्विस ली बाहर के देश के किसी लोगों से, या फिर यहाँ से हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी का लेन देन बहुत ज़्यादा होता है। मैंने अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ सेंड करी, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी मुझे सेंड करी, बाहर के देश वालों ने। जब कोई सर्विस या टेक्नोलॉजी का लेन देन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इनविजिबल इंपोर्ट। जैसे कि कोई बैंकिंग सर्विस दी जा रही है या फिर कोई और एड दिए जा रहे हैं, सर्विसेज। जैसे सर्विस क्या होती है, आपके घर में काम वाली आके झाड़ू पोछा मार के जा रही है, वो क्या कर रही है, वो सर्विस कर रही है। जो सर्विसेज से रिलेटेड होता है उसे हम इनविजिबल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में लेते हैं। मेनली इसमें टेक्नोलॉजी का लेन देन होता है। ओके, तो इनविजिबल एक्सपोर्टर इंपोर्ट्स तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनी मतलब क्या होता है, एक तरफ का ट्रांसफर। इसमें दोनों तरफ का ट्रांसफर नहीं है, यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर में मेनली होते हैं गिफ्ट्स, डोनेशंस, और क्या हो गई, एड्स हो गई। कहीं पे अर्थक्वेक आया, नेपाल में अर्थक्वेक आया, हमने नेपाल वालों को पैसे दे दिए। पैसा तो इंटरनेशनल मार्केट में गया, इंटरनेशनल दूसरी कंट्री में गया, बट वो किस में रिकॉर्ड होता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर में। क्यों, क्योंकि हमने उन्हें दिया है, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया है। इट विल बी ए यूनिलेटरल ट्रांसफर। गिफ्ट, मेरी चाची रहती है दुबई में, उसने मुझे आईफोन गिफ्ट कर दिया, वो क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में हम किसके, बीओपी की यूनिलेटरल ट्रांसफर में हम लेते हैं गिफ्ट्स। मुझे अमेरिका से किसी ने गिफ्ट भिजवा दिया, या मैंने किसी को गिफ्ट भिजवा दिया, या फिर हमारी किसी एनजीओ में कोई डोनेशन आ गई, या फिर हमने किसी कंट्री को डोनेशन दे दी। ये सब किस में आता है, हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर में। लास्ट होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल क्या होता है, आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कैपिटल आपको पता है, कैपिटल होता है पैसा। तो कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर मेनली एसेट्स का ट्रांसफर होता है। अब एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स हो गया घर, बंगला, गाड़ी, फोन, टीवी, सब कुछ, ये सब क्या है, एसेट्स। जब किसी एसेट का ट्रांसफर होता है, यानी कि और या फिर और क्या क्या होता है, एसेट्स के एग्जाम्पल आप सबको पता है क्या होता है। जब भी किसी एसेट का ट्रांसफर होता है, एसेट में क्या चीज मायने रखती है, देखो ओनरशिप। क्या चीज मायने रखती है, ओनरशिप। देखो मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी है, उसकी ओनर मैं हूं, मैंने वो कंपनी भेज दी अमेरिका की किसी फर्म को, तो वो ओनरशिप मेरे से जाके अमेरिका की जो फर्म है उसके पास आ जाएगी। तो जब ओनरशिप का ट्रांसफर होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं अपने कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर। इसके अंदर लोन भी आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है। तो डिटेल में यहाँ जो ये लिखा हुआ है बाद में बताऊंगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 4 चीजें आती है, हमने देखी। एक विजिबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जिसमें गुड्स का लेन देन है, एक इनविजिबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिसमें सर्विसेज का लेन देन है, एक यूनिलेटरल ट्रांसफर जिसमें गिफ्ट्स है जो हम सबको बहुत पसंद है, और एक कैपिटल ट्रांसफर जिसमें एसेट्स का ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉम्पोनेंट्स खत्म। अब हम पढ़ेंगे अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, वैसे मेनली 2 पढ़ाते हैं। एक एक्स्ट्रा अकाउंट है, वो मैं आपको एक लाइन में बता दूंगी क्या होता है। तो मेनली आपको फोकस करना है 2 अकाउंट पे, जो है हमारे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो 2 अकाउंट है हमारे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। थर्ड जो एक्स्ट्रा में मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है एरर्स एंड ओमिशन, तो वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। अकाउंट पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि बीओपी होता कैसे है, बीओपी कैसे वर्क करता है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 साइड होती है। कितनी साइड होती है, 2 साइड होती है। एक है हमारी डेबिट साइड, एक है हमारी क्रेडिट साइड। एक है हमारी डेबिट साइड, एक है हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड में सारे आउटफ्लो लेते हैं। आउटफ्लो मतलब क्या, वो आउटफ्लो
आउटफ्लो, पैसा बाहर चला गया। जब कंट्री से पैसा बाहर जाता है, मैंने दुबई से आईफोन खरीदा तो ऑब्वियस है मैं दुबई को पैसे दूंगी, दुबई से जहां से मैंने पैसा खरीदा है। तो वो जब मैंने आईफोन लिया दुबई से तो वो डेबिट साइड में कैलकुलेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि पैसा देश से बाहर गया है। जब आप लोग कैंडी क्रश में लाइव्स खरीदते हो या किसी और गेम खेलते हुए, लूडो खेलते हुए या कुछ खेलते हुए डायमंड्स खरीदते हो, आपने देखा है डॉलर में पेमेंट लिखी होती है। तो पैसा बाहर जाता है, मत खरीदा करो। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर जाती है, समझे? जब पैसा बाहर जाएगा, आउटफ्लो होगा पैसे का, तो हम उसको डेबिट में करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट। क्रेडिट में क्या है? इनफ्लो। जब पैसा आ रहा है हमारी कंट्री के अंदर तो वो क्या होता है? इनफ्लो होता है। जैसे कि मैंने ऑर्गेनिक फ्रूट्स भेजे यूरोप की कंट्री में। कहाँ भेजे थे? फ्रांस में भेजे थे। तो फ्रांस के कस्टमर ने मुझे पैसे दिए। जब उसने मुझे पैसे दिए तो वो हो गया इनफ्लो। उसको हम क्रेडिट साइड में लेते हैं। उसको किस में लेते हैं? क्रेडिट साइड में। तो अब हमें एक ट्यून बनानी है, उसे लर्न करना है। इसमें क्या है? क्रेडिट comes in and debit goes out. Credit comes in and debit goes out. क्रेडिट में इनफ्लो होता है, डेबिट में आउटफ्लो होता है। क्रेडिट में पैसे आते हैं और डेबिट में पैसे जाते हैं। अब जब पैसा जाता है तो हमें बुरा लगता है ना, ऑब्वियसली बुरा लगेगा, हमारा पैसा कम हो रहा है। तो उसको हम नेगेटिव साइड मानते हैं। डेबिट साइड को हम क्या मानेंगे? नेगेटिव साइड। और क्रेडिट साइड को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव साइड। पैसा आ रहा है, ऑब्वियसली हर कोई खुश होता है जब पैसा आता है। तो क्रेडिट साइड को हम कहते हैं पॉजिटिव साइड। अब हमारा बीओपी 3 टाइप का होता है। एक होता है बैलेंस्ड बीओपी, एक होता है सरप्लस बीओपी, एक होता है डेफिसिट बीओपी। बैलेंस क्या होता है? इक्वल। बैलेंस मतलब क्या होता है? इक्वल। बैलेंस बीओपी तब होगा जब हमारी डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड होगी, यानी कि जितना पैसा आया और जितना पैसा गया वो। बैलेंस बीओपी में क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों इक्वल होती हैं। सरप्लस बीओपी में जो क्रेडिट साइड होती है वो बढ़ जाती है, वो ज्यादा होती है, और डेबिट साइड जो होती है वो कम होती है, यानी कि क्रेडिट इनफ्लो ज्यादा पैसा आया है और बाहर कम गया है। डेफिसिट बीओपी में डेबिट साइड ज्यादा होती है और क्रेडिट साइड कम होती है, यानी कि आउटफ्लो ज्यादा है, ज्यादा खरीदारी करी हमने बाहर से, पैसा बाहर ज्यादा गया और इनफ्लो कम हुआ, यानी हमारे पास कम पैसे आए। तो यहाँ पे आपने बैलेंस बीओपी, सरप्लस बीओपी और डेफिसिट बीओपी समझ लिया है। 2 साइड है, डेबिट goes out, credit comes in, debit outflow, credit inflow, debit negative, credit positive। तो यहाँ हमारा बीओपी खत्म। हम अब पढ़ेंगे बीओपी के अकाउंट्स के बारे में। 2 अकाउंट्स थे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। 10 मिनट के अंदर हमारा आधे से ज्यादा चैप्टर कंप्लीट, फिर बस एक टॉपिक बचेगा। तो करंट अकाउंट क्या होता है? लेट्स स्टडी। इट इज अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स visible imports and export, invisible import and export, and unilateral transfers between a country and rest of the world during a given period of time। अब डेफिनेशन पढ़ते ही समझ गए होंगे कि करंट अकाउंट वो अकाउंट है जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कैलकुलेट करता है ऑफ इनविजिबल एंड विजिबल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर। यानी कि हमारे बीओपी के करंट अकाउंट में 3 चीजें आती है। एक हमारा विजिबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक हमारा इनविजिबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो ये जो तीनों है ये हमारे करंट अकाउंट में आते हैं। तो करंट अकाउंट की डेफिनेशन बन गई। इट इज अ अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स the economic transactions of visible import and export, invisible export and import, unilateral transfer between a country and the rest of the world during a given period of time। तो ये 3 चीजें थी, विजिबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनविजिबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यूनिलेटरल ट्रांसफर आता है बीओपी के करंट अकाउंट में। बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ, मुझे बेवकूफ समझ रहे होगे, तुम बार बार भूल जा रही है, इसलिए बोल रही हूँ कि तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका कॉम्पोनेंट्स। इसके कॉम्पोनेंट ओके तो जो ये विजिबल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यानी कि आईफोन का और ऑरेंजेस का, ऑर्गेनिक फ्रूट का जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हमने किया उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। 2 नाम होते हैं विजिबल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के, एक तो वही हो गया विजिबल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, दूसरा होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे, आपको लिखा होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो घबराना मत। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट विजिबल आइटम्स का। नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ सर्विसेज। बैलेंस ऑफ सर्विसेज मैंने पहले ही बता दिया। बैलेंस ऑफ सर्विसेज क्या है? जब इनविजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यानी कि टेक्नोलॉजी का और सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है तो हम उसको बैलेंस ऑफ सर्विसेज में लेते हैं। एंड लास्ट हो गया आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो ये आपको समझ में आ गया है। तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट क्या
है हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर। चाहो तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ सर्विसेज लिख देना, चाहो तो इनविजिबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट और विजिबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिख देना, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ सर्विसेज क्या होता है। तो अब तुम समझ गए होगे। तो करंट अकाउंट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में एसेट्स का ट्रांसफर होता है और उनकी ओनरशिप का ट्रांसफर होता है। तो कैपिटल अकाउंट इट रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के रेजिडेंट, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी के लोगों के साथ, which cause a change in assets and liabilities of residents of a country or its government, which cause a change in assets and liabilities। वो change ला रहे हैं, वो change किस में है, वो ownership में change है। change in assets and liabilities of रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री एंड गवर्नमेंट। जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हम गवर्नमेंट को भी कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी कई बार कोई कंपनी खरीदता है, बेचता है, लोन लेता है, लोन की रीपेमेंट करता है, वो सब चीजें हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर आती हैं। तो अब हम कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको डिफिकल्ट अभी लग रहा होगा, बट अगर मैं समझा दूंगी तुम्हें तो तुम्हें डिफिकल्ट नहीं लगेगा। 2 बार देखना इस वाले टॉपिक को। तो पहला जो हमारा कंपोनेंट है हमारे कैपिटल अकाउंट का वो है प्राइवेट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट है ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, थर्ड है बैंकिंग कैपिटल, फोर्थ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फिफ्थ है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहां मैंने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, लेट्स स्टडी। तो प्राइवेट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? देखो, कई बार प्राइवेट कंपनीज भी ट्रांजैक्शंस करते हैं। जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनी बाहर के देश के किसी बैंक से लोन ले ले या किसी कंपनी से लोन ले ले, तो उसको हम प्राइवेट ट्रांजैक्शन में करते हैं। ये गवर्नमेंट ने नहीं लिया है, एक प्राइवेट कंपनी ने अपने लिए लिया। जैसे कि मैंने अपनी फर्म खोली थी ना, वो ऑर्गेनिक फ्रूट वाली, मुझे पैसों की कमी पड़ी है तो मैंने बाहर के देश के किसी बैंक से लोन ले लिया या मैंने बाहर के देश की किसी फर्म से लोन ले लिया। तो वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन जो होते हैं, जो प्राइवेट बेसिस पे लिए जाते हैं, उनको हम प्राइवेट ट्रांजैक्शंस में गिनते हैं। जब हमारे को लोन मिलेगा, जब रेसिप्ट आएगी तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जब मैं लोन की रीपेमेंट करूंगी, जब मैंने लोन लिया तो ऑब्वियसली देना तो पड़ेगा वापस इंटरेस्ट के साथ, तो जब रीपेमेंट करूंगी तो वो डेबिट साइड में कैलकुलेट होता है। तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन तुम समझ गए। जब कोई इंडिविजुअल या फर्म, बिजनेसमैन लोन लेता है या फिर कोई बड़ी सी कंपनी लोन लेती है अपने फायदे के लिए, तो उसको प्राइवेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट होता है आपका ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। ऑफिशियल ट्रांजैक्शन देखो वो होता है जब हमारी गवर्नमेंट लोन लेती है, जब गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक के पास जाती है और कहती है प्लीज हमें थोड़े से पैसे दो, हमें सड़क बनानी है, हमारे को स्कूल्स बनाने, हमें ये करना है, हमें वो करना है। जब वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF या किसी और देश से पैसा उधार मांगने हमारी गवर्नमेंट जाएगी, तो उसको हम ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस में कैलकुलेट करेंगे। गवर्नमेंट किसके लिए पैसे मांगती है? अपने लिए थोड़ी मांगती है, पूरे देश के लिए मांगती है। तो जब गवर्नमेंट लोन लेगी या लोन देगी, उसको हम ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस में गिनते हैं। ये एक लाइन लिखी है यहाँ पे, इसका डिटेल मेरे नोट्स में मिल जाएगा। मुझे ये मत कहना बोर्ड पे राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, नोट्स में से पढ़ लेना। एंड मैं इस वीडियो के बाद बोर्ड की फोटो भी डाल दूंगी, तो जो बाई चांस तुम्हें समझ में नहीं आएगा वो उसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि कोई भी बैंक है, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक है या कोई इंडिविजुअल है, अगर हमारा पैसा बाहर के देश के किसी बैंक में पड़ा है, लंदन के बैंक में या इंग्लैंड के बैंक में, या फिर अगर अमेरिका के न्यूयॉर्क के किसी बैंक में अगर हमारा पैसा पड़ा है, तो उसको हम बैंकिंग कैपिटल में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हो गया आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। FDI आपने बहुत बार सुना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि कोई बाहर की कंपनी ने हमारे यहाँ पे आके फैक्ट्री लगाई, शोरूम लगाया और अपना काम करा और अपना ब्रांड को कंटिन्यू रखा। जैसे कि हमारी बाहर से कौन आया? डोमिनोज का पिज्जा आया बाहर से, वो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी करता है, बेच भी रहा है अपने नाम के साथ। MNCs, जितनी भी MNCs अपना नाम लेकर आती हैं और हमारी कंट्री में सेल एंड परचेज करती है, बिजनेस करती हैं, उनको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लेते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आपने देखा है कितने सारे हमारे यहाँ शोरूम्स है, प्यूमा का है, एडिडास का है, हर चीज का शोरूम है हमारे यहाँ पे। तो वो क्या है? वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। वो हमारी कंट्री में आ रहे हैं, वो अपने नाम के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका ही नाम चल रहा है, प्यूमा का है, फॉरेन ब्रांड है। तो जब ये सब आते हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो ये क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई MNC आ रही है बाहर के देश से, एप्पल आ रहा है हमारी कंट्री में MNC लगाने की, हम यहाँ पे आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो सब क्या है?
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो अपने नाम पर ही अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज वेरी सिमिलर टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल उसके जैसा ही होता है, बट मैं बार बार उसमें कंसिडर कर रही थी एक बात कि अपना नाम लेकर आते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर जो बाहर की कंपनी है वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट तो करेगी बट अपना नाम नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ हमारी मेरी जो ऑर्गेनिक वाली फर्म थी उसके अंदर जो बाहर के इन्वेस्टर्स थे उन्होंने आके मेरे कुछ शेयर्स खरीद लिए। अब कंपनी तो मेरी चल रही है, मेरे ही नाम पे चल रही है, बट उन्होंने कुछ शेयर्स खरीद लिए तो कुछ प्रॉफिट मुझे उन्हें देना पड़ेगा, तो उसको क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब प्यूमा का शोरूम यहाँ पे आया तो जितनी कमाई है उनके पास ही जाएगी, डोमिनोज यहाँ आया तो डोमिनोज की जितनी कमाई है बाहर ही जाएगी, बट जो अब मेरी जो फ्रूट वाली कंपनी थी उसमें से जो शेयर उनका है उसमें उनका नाम नहीं आएगा, डोमिनोज का नाम चल रहा है और प्यूमा का नाम चल रहा है, बट नाम मेरा ही रहेगा, बट जितना उनका शेयर होगा, जितने शेयर्स उन्होंने खरीदे उसके हिसाब से मैं उनको पेमेंट कर दूंगी। या फिर फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि हमने किसी बाहर की कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, हमने उसके कुछ शेयर्स खरीद लिए, सपोज तुमने मर्सिडीज के कुछ शेयर्स खरीद लिया, किसी के भी कोई भी ब्रांड अपने दिमाग में सोच लो, उसके शेयर्स तुमने खरीद लिए, तो ये थोड़ी है कि वो ब्रांड तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे नाम से चलने लगेगा, नहीं, तुमने शेयर खरीद लिया, बस तुम्हें अपना हिस्सा मिल जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं हम, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको हम एक और चीज कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये याद रखना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। नो डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एसेट। अब मेरी जो फर्म थी ऑरेंजेस और ऑर्गेनिक फ्रूट वाली, उसमें सामने वाले ने, बाहर के देश वाले ने इन्वेस्टमेंट कर दी, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाएगा, कंपनी तो मेरी ही रहेगी ना। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ शेयर ऑफ फॉरेन फर्म बाय इंडियन फर्म, यानी कि किसी फॉरेन फर्म के हमारी फर्म ने परचेज कर लिए शेयर, या फिर किसी बाहर के देश की फर्म ने हमारे शेयर्स खरीद लिए, तो ये हो गया हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, एक बार रिपीट करते हैं। प्राइवेट ट्रांजैक्शन, अगर मैंने लोन ले लिया बाहर की किसी कंपनी से। ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, अगर हमारी गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से, IMF से, फर्दर ऑन किसी कंट्री से लोन ले लिया। बैंकिंग कैपिटल, कि हमारी देश के जो बैंक है या लोग जो कस्टमर्स हैं उनका पैसा बाहर के देश के किसी भी बैंक में पड़ा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, MNCI, हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करा, कोई कंपनी आई, कोई ब्रांड आया, हमारी शोरूम खोला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ हमारे कुछ शेयर खरीद लिए किसी फॉरेन कंपनी ने या फॉरेन पर्सन ने, या फिर अगर हमने किसी बाहर के देश की कंपनी के कुछ थोड़े से शेयर्स खरीद लिए, हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा एसेट के ऊपर। तो विद दिस हमारा कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट हमने चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स पे, इसमें हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग अकाउंट्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे डेफिसिट एंड BOP। सो लेट्स स्टार्ट ऑटोनॉमस अकाउंट, जिसको हम ऑटोनॉमस आइटम्स भी कहते हैं। ऑटोनॉमस आइटम्स या ऑटोनॉमस अकाउंट्स में जितनी भी आइटम्स आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बेसिस पे होती हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि इसमें वो ट्रांजैक्शंस हम कैलकुलेट करते हैं जो मेनली प्रॉफिट कमाने के लिए किए जाते हैं। सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट कमाने के लिए किए जाते हैं या फिर कोई किसी नीड के लिए किए जाते हैं। प्रॉफिट मोटिव, सबसे ज्यादा क्या है इसका, प्रॉफिट मोटिव। एग्जाम्पल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज को, हम कोई इम्पोर्ट करा रहे हैं, क्यों, प्रॉफिट गेन करने के लिए। मैंने इम्पोर्ट कराया आईफोन क्योंकि मुझे दुबई से सस्ता मिल रहा था, मैंने एक्सपोर्ट किए ऑरेंजेस अपने ऑर्गेनिक कंपनी के, क्यों, क्योंकि मुझे फायदा हो रहा था। अपने प्रॉफिट के लिए जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुआ वो आता है हमारा ऑटोनॉमस अकाउंट में। नेक्स्ट चीज होती है हमारी ऑटोनॉमस अकाउंट की नीड के बेसिस पे। मेरे को आईफोन की नीड थी तो मैंने बाहर से मंगा लिया, तो वो किस में आएगा, ऑटोनॉमस अकाउंट में। तो ऑटोनॉमस अकाउंट में दोनों ही करंट और कैपिटल अकाउंट की आइटम्स आती हैं। ये डिफरेंशिएशन भी आएगा आपको ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग का। तो पहला ऑटोनॉमस अकाउंट का फीचर क्या है कि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। सेकंड क्या है कि बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द ऑटोनॉमस अकाउंट, यानी कि इसमें करंट अकाउंट की भी आइटम्स आएंगी और कैपिटल अकाउंट की भी आइटम्स आएगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि करंट अकाउंट की कौन सी आइटम्स आएंगी। करंट अकाउंट की कौन सी आइटम्स आएगी, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करें गुड्स का, या फिर मेरे को कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, मैंने बाहर से मंगा ली, मेरे को किसी बाहर के देश को कोई सर्विस देनी है, मैंने दे दी, तो ये क्या हुआ हमारा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंट अकाउंट में आता है। इसलिए ये प्रॉफिट मोटिव का है, इसलिए इसे ऑटोनॉमस में लेंगे।
कैपिटल अकाउंट की क्या चीज ली जाती है? रेसिप्ट्स ऑफ लोन एंड रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी कि मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने बैंक से पैसा लिया, यहाँ के बैंक से नहीं, किसी बाहर के देश के बैंक से। मैंने इंग्लैंड की किसी बैंक से लोन ले लिया या गवर्नमेंट ने बाहर के देश के बैंक से यानी वर्ल्ड बैंक से कोई लोन ले लिया, तो वो किस में आएगा? अपने प्रॉफिट के लिए लिया है, हमने अपने प्रॉफिट के लिए लिया है, तो वो किस में आएगा? हमारे ऑटोनॉमस आइटम में। और उसकी रीपेमेंट, अब लोन लिया है तो पैसे देने भी पड़ेंगे, तो उसकी रीपेमेंट भी किस में आएगी? ऑटोनॉमस आइटम्स में। तो यहाँ आपने देख लिया कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों की ही आइटम्स हम ऑटोनॉमस अकाउंट में लेते हैं, जिसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और द नीड, इसमें पैसे की कमाई या फिर जरूरत के हिसाब से हम आइटम्स को कंसिडर करते हैं। इसको हम अबव लाइन आइटम्स भी कहते हैं। दिस जस्ट अ डिफरेंस, अगर आपको लिखने को आए तो ऑटोनॉमस अकाउंट के आइटम्स को अबव लाइन आइटम्स भी कहते हैं। ठीक है, हो गया ऑटोनॉमस अकाउंट आपका कंप्लीट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आती है और रीपेमेंट ऑफ लोन एंड रेसिप्ट्स ऑफ लोन आते हैं। इसको हम प्रॉफिट मोटिव के लिए यूज करते हैं और ये बोथ कैपिटल और करंट अकाउंट की चीजों को इंक्लूड करता है। अब आ जाते हैं हम अपने अकोमोडेटिंग अकाउंट। देखो, अकोमोडेटिंग अकाउंट तब करते हैं जब कोई मजबूरी होती है। वो मजबूरी क्या होती है? मैंने आपको पढ़ाया था, एक होता है सरप्लस बीओपी, एक होता है डेफिसिट बीओपी। जब भी सरप्लस और डेफिसिट बीओपी होता है तो उस बीओपी को बैलेंस में लाने के लिए, यानी कि डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड करने के लिए हमें अकोमोडेटिंग अकाउंट को खोलना पड़ता है। कुछ ऐसी आइटम्स लानी पड़ती है जिससे कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाए। इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस इन बीओपी, ये मजबूरी में करा जाता है बीओपी में बैलेंस लाने के लिए। वी विल स्टडी इट फ्रॉम एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 1000 रुपए की कोई चीज खरीद ली बाहर से, ठीक है, बाहर से कोई भी कंट्री से मैंने 1000 रुपए की कोई चीज खरीद ली। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल खत्म होगा तो बीओपी जब कैलकुलेट होगा तो पता चलेगा कि 1000 रुपए का डेफिसिट आ रहा है, यानी कि डेफिसिट इज, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। अब ये 1000 रुपए की वजह से क्या हो रहा है? बीओपी हमारा बैलेंस नहीं हो पा रहा है, डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, तो हमें 1000 रुपए का कुछ इनफ्लो कराना पड़ेगा। हमें 1000 रुपए की कोई चीज इनफ्लो करानी पड़ेगी, यानी कि 1000 रुपए लाने पड़ेंगे अपने बीओपी के अंदर, तभी हमारा डी विल बी इक्वल टू द सी। चाहे हम वो लोन लेके करेंगे, चाहे हम वो कोई सामान बेच के करेंगे, हमें अकोमोडेट करना है, हमें बीओपी को बैलेंस में लाना है। ठीक है, तो जब भी हमें कोई ऐसा ट्रांसफर करना पड़ता है जिससे बैलेंस हो बीओपी, उसको हम कहते हैं कंपनसेट ट्रांसफर। अब मेरी वजह से 1000 रुपए का बीओपी में इम्बैलेंस आया था, तो अब गवर्नमेंट है या जो भी है वो 1000 रुपए का लोन लेगी बाहर से, या फिर 1000 रुपए का कोई सामान बेच के 1000 रुपए लाएगी बीओपी को बैलेंस में लाने के लिए। तो जब कोई ऐसा ट्रांसफर होता है तो उसे कहते हैं कंपनसेट ट्रांसफर। कभी कभी जब एक्सपोर्ट्स कम होते हैं और इम्पोर्ट ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि बाहर के देश में सामान कम गया, आया ज्यादा, तब भी हमारा बीओपी के अंदर वो आ जाता है, क्या आ जाता है? डेफिसिट आ जाता है या सरप्लस आ जाता है। तो हम इस समय पे हम कोशिश करेंगे कि एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट हो जाए, जिससे कि डी इज इक्वल टू सी, यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाए और हमारा बैलेंस्ड बीओपी बन जाए। जो हमारा अकोमोडेटिंग अकाउंट है उसको हम क्या कहते हैं? बिलो द लाइन आइटम्स। इसमें क्या होती है? हमारी बिलो द लाइन आइटम्स कंसिडर होती हैं, एंड ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे ही कंसिडर करा जाता है। इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट की चीजें ही कंसिडर करी जाती हैं। क्यों करी जाती हैं? क्योंकि कैपिटल अकाउंट के अंदर ही लोन और रीपेमेंट ऑफ लोन होता है और इन्वेस्टमेंट वगैरह आती है, इसलिए सिर्फ इसमें कैपिटल अकाउंट की आइटम्स ही कंसिडर करी जाती है। सपोज हमारा इनफ्लो हुआ है 50,000 का, यानी कि इनफ्लो हमारे यहाँ 50,000 रुपए आए हैं और आउटफ्लो हुआ है सिर्फ 20,000 का, तो अब इस समय पे क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, सरप्लस बीओपी है, तो हमें क्या करना होगा? अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो हम 30,000 का कुछ अपने यहाँ लेकर आएंगे, 30,000 का इंपोर्ट कराएंगे, 30,000 की कोई चीज लाएंगे, जिससे कि हमारा जो ये बीओपी है वो बैलेंस में आ जाए। तो विद दिस हमारे ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग अकाउंट खत्म। ऑटोनॉमस लास्ट टॉपिक है हमारा डेफिसिट इन बीओपी। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेफिसिट इन बीओपी, यानी कि बीओपी डेफिसिट में क्यों आता है? वो तब आता है, हम सबको पता है, जब हमारा डेबिट
साइड ज़्यादा हो जाती है और क्रेडिट साइड कम होती है, यानी कि हमारा आउटफ्लो ज़्यादा है, देश से पैसा बाहर ज़्यादा गया और आया कम। तो इस सिचुएशन में हमारा डेफिसिट बीओपी होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि 50,000 करोड़ रुपए देश से बाहर गए बट आए सिर्फ 20,000 करोड़, तो इस सिचुएशन में हमारे को डेफिसिट कितने का है, 30,000 करोड़ का डेफिसिट है। अब अगर हम अकोमोडेटिव अकाउंट की तरफ से देखेंगे तो अब हमें उस 30,000 करोड़ का कुछ लोन लेना होगा या कोई सामान बेच के पैसे लाने होंगे जिससे हम बीओपी को बैलेंस कर सके। बट अभी हम इसमें वो नहीं देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो ये 30,000 करोड़ का डेफिसिट आया है, क्यों डेफिसिट आता है हमारी बीओपी के अंदर। तो उसके एक इकोनॉमिक फैक्टर है, एक पॉलिटिकल फैक्टर है और एक है ये हमारे सोशल फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे पहले आपका आता है चेंज इन डिमांड, यानी कि जब हमारे जो गुड्स हैं, हमारे जो गुड्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज में उनकी डिमांड कम हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरी जो फ्रूट की फर्म चल रही थी उसकी डिमांड कम हो जाए बाहर के देश के अंदर, फ्रांस वाले मुझसे सामान खरीदना बंद कर देंगे, डिमांड कम हो जाएगी और इनफ्लो जो बेच के पैसा मिल रहा था वो भी कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट बीओपी के अंदर डेफिसिट आ जाएगा। नेक्स्ट होता है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तब होता है जब हमारी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री में प्राइस बढ़ जाए किसी भी चीज का। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में आईफोन मिल रहा है 1 लाख का और दुबई में मिल रहा है 50,000 का। दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। तो सब लोग दुबई से ही मंगाएंगे, जब सब दुबई से मंगाएंगे तो दुबई में पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा। एज अ रिजल्ट बजट में डेफिसिट आ जाएगा, सॉरी बीओपी में बजट बोल देती हूँ, बीओपी में डेफिसिट आ जाएगा। नेक्स्ट हुआ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी कि हम बाहर से टेक्नोलॉजी खरीदे जा रहे हैं, सर्विसेज लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पैसे तो उन्हें देने पड़ेंगे। तो इंपोर्ट कराते हैं जब हम किसी सर्विस का, तो भी क्या होता है, हमारा आउटफ्लो होता है, एज अ रिजल्ट आउटफ्लो बढ़ जाता है और बीओपी में डेफिसिट आ जाता है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंटल प्रोसेस, यानी कि इंडिया, चाइना, हम जो कंट्री जो डेवलप हो रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जिनको कहते हैं, वो यूएसए, रशिया, यूरोप की यूके हो गए, इन सब कंट्रीज से टेक्नोलॉजी उधार पे लेती हैं, टेक्नोलॉजी खरीदती हैं। जब हम टेक्नोलॉजी खरीदते हैं खुद को डेवलप करने के लिए तो उस समय पे हमें उन्हें पैसा देना होता है, हम उन्हें पैसा देते रहते हैं, हमारी कंट्री से पैसा आउटफ्लो होता रहता है और बीओपी के अंदर डेफिसिट आ जाता है। तो जब कोई कंट्री डेवलप हो रही होती है तो उसका ज्यादातर डेफिसिट बीओपी ही रहता है। नेक्स्ट आया आपका पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर में आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तब होती है, देखो एक सरकार बनी, गिर गई, दूसरी बनी, गिर गई, तीसरी बनी। जब एक कंट्री के अंदर स्टेबल पॉलिटिक्स ना हो तो भी बीओपी के अंदर बहुत फर्क आता है। क्यों आता है, एक सरकार कोई रूल्स बनाएगी, दूसरी सरकार आके दूसरे रूल्स बनाएगी, एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स पे फर्क पड़ता है और बीओपी के अंदर डेफिसिट आ जाता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी वही होता है जैसे देश के अंदर दंगे फसाद चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, प्राइम मिनिस्टर की बात कोई नहीं मान रहा है। जब देश के अंदर डिस्टर्बेंस होती है तो भी देश ठीक से काम नहीं कर पाता है। एज अ रिजल्ट पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा जो इकोनॉमी है वो बढ़ा जाती है और बीओपी में डेफिसिट आ जाता है। सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं? सोशल फैक्टर्स होते हैं चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड ट्रेंड। अब चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस यानी कि अब हमारी कंट्री के कुछ एथनिक क्लोथ्स पहले बाहर डिलीवर होते थे, यानी कि बाहर इंपोर्ट होते थे। अब उन लोगों को हमारे एथनिक क्लोथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, अब उन्हें नहीं पहनने हमारे क्लोथ्स, तो वो हमसे इंपोर्ट कराना बंद कर देंगे, एक्सपोर्ट करवाना बंद कर देंगे, वो हमसे कपड़े खरीदना बंद कर देंगे। एज अ रिजल्ट हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, हमारे यहाँ इनफ्लो कम हो जाएगा और बजट में डेफिसिट आ जाएगा। या फिर एग्जाम्पल लो, मेरी फ्रूट की जो फर्म थी वो एक्सपोर्ट कर रही थी ऑरेंजेस ऑर्गेनिक, अब उन्होंने मुझसे मंगाने बंद कर दिया, उन्होंने कहा हमें नहीं पसंद आ रही तुम्हारी चीज़, तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इनफ्लो कम हो जाएगा, एज अ रिजल्ट बजट में डेफिसिट आ जाएगा। उनका चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गई, तो एज अ रिजल्ट डेफिसिट आ जाता है बजट में। नेक्स्ट क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोन्स्ट्रेशन, जब एक कंट्री डेमोन्स्ट्रेट हो जाती है दूसरों से बहुत ज़्यादा ही वो हो जाती है, क्या कह सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन को इम्प्रेस हो जाती है, उनकी चीज़ों को फॉलो करने लगती है, जैसे कि वेस्टर्नाइजेशन। अब हम लोग मैकडी के बर्गर के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते, पिज्ज़ा के बिना हम डोमिनोज के जिंदा ही नहीं रह सकते। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जब डोमिनोज आया
मैकडी आया या कोई भी फर्म बाहर से यहाँ आती है तो हमारे देश को नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि जो हम उनसे खरीदेंगे वो पैसा लेके बाहर जाएंगे, हमारी कंट्री में थोड़ी रहेंगे, तो पैसे का आउटफ्लो होता रहेगा। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड डेफिसिट बीओपी। जब भी डेमोन्स्ट्रेट होते हैं हम बाहर के, हमें अपने यहाँ के बने हुए कपड़े नहीं पहनने हैं, हमें बाहर के देश के बने हुए कपड़े पहनने, हमें ब्रांडेड शूज चाहिए, हमें ब्रांडेड चश्मे चाहिए, सब कुछ हमें ब्रांडेड चाहिए। तो वो ब्रांडेड से बजट हमारे बीओपी के अंदर डेफिसिट आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस फॉरेन कंपनी को पे कर रहे हैं। तभी मेक इन इंडिया आया है कि सब सामान इंडिया के अंदर बने और इंडिया में ही बिके, जिससे कि हमारा जो बीओपी है वो बैलेंस रहे, ज्यादा आउटफ्लो ना हो। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट तुम समझ गए होगे, तो इसलिए थोड़ा बर्गर पिज्जा खाना बंद कर दो जिससे कि बीओपी में डेफिसिट ना आए। सो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर। हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है बीओपी का। नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगी फॉरेक्स, फिर आपका लवली चैप्टर यानी कि नेशनल इनकम आ जाएगा। तो विद दिस आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नोट्स की टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है, नीचे ब्लॉग साइट का दिया वो लिंक है, उस पर तुम्हें साइड नोट्स मिल जाएंगे। तुम्हें बस एक काम करना है, वो क्या है कि कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ या जिन पे भी इकोनॉमिक्स है उनके साथ मेरी वीडियोस को शेयर करना है। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। एंड जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो जाके मेरे चैनल से पढ़ लेना। एंड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ लो। और लाइक कर देना वीडियो को एंड कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगी है। कुछ प्रॉब्लम पूछनी हो तो भी बता कर सकते हो, बट प्लीज़ मुझे बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल यू हैव टू डू इज टू शेयर my video, subscribe to my channel, like and comment. Till then, bye bye.